जिस प्रकार से हम न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए इंटीजर एरे का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से हम कैरेक्टर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए कैरेक्टर एरे का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास कैरेक्टर नेम है जिसमें हमने 20 इंडेक्स नंबर लिया है, अर्थात हमने 20 एलिमेंट्स क्रिएट किए हैं। अर्थात हमारे पास एक एरे है जिसमें 20 इंडेक्स वैल्यूज है, 0 से स्टार्ट करते हुए 19 तक, 19 तक। अब यहाँ पे क्लियर स्क्रीन किया गया है। सबसे पहले प्लीज एंटर योर नेम पूछा गया है और सीन के द्वारा इस नेम को एंटर करवा दिया गया है। कैरेक्टर एरे में भी उसी प्रकार से वैल्यूज को स्टोर किया जाता है जिस प्रकार इंटीजर एरे में किया जाता है, परंतु एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि जब डायरेक्ट आप यहाँ एरे के नेम को इनपुट करवाते हैं तो आप दी गई वैल्यूज, दिए गए कैरेक्टर्स को डायरेक्ट स्टोर कर सकते हैं एरे ऑफ 0, 1, 2 में। उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरे पास 20 एलिमेंट्स का एक एरे है और ये कैरेक्टर डेटा टाइप का एरे है। अगर मैं इसमें अजय स्टोर करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं पहले 4 कैरेक्टर का प्रयोग कर सकता हूँ। इसके लिए मैं एरे के पहले 4 एलिमेंट प्रयोग कर सकता हूँ, जिसमें एरे ऑफ 0 में A, एरे ऑफ 1 में J, एरे ऑफ 2 में फिर से A और एरे ऑफ 3 में Y। तो इस प्रकार मैं अजय के लिए 4 कैरेक्टर्स का प्रयोग कर सकता हूँ। सी इन करते हुए जब आप इनपुट करवाते हैं कैरेक्टर को, आप जो भी इनपुट वैल्यू टाइप करते हैं वो सारी वैल्यूज सभी कैरेक्टर्स नेम में डायरेक्टली स्टोर कर दिए जाते हैं और इस प्रकार हम कैरेक्टर एरे को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बिना लूप लगाए। अब यहाँ पे इस एग्जांपल को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब हम array3.cpp को यहाँ प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं। सबसे पहले यदि आप देखें तो दोनों हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास ये है कैरेक्टर नेम 20, जिसका अर्थ है कि हम 20 कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं इस नेम एरे में। उसके पश्चात देखिए यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाया गया है, एंटर नेम। आप 20 कैरेक्टर तक कोई भी नाम दे सकते हैं नेम के लिए और फाइनली उस नाम को दोबारा प्रिंट करवा दिया गया है स्क्रीन पे, थैंक्स फॉर कमिंग मैसेज के साथ। Ctrl+F9 से हम इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। यहाँ पे जो भी नाम मैं यहाँ देता हूँ, देखिए सेम नाम थैंक्स फॉर कमिंग के साथ प्रिंट करवा दिया जाता है। यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली है, Ctrl+F9 के साथ मैं यहाँ पे नाम के बीच में स्पेस दे देता हूँ और यहाँ देखे स्पेस से पहले वाले कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, स्पेस के बाद वाले कैरेक्टर्स को नहीं दिखाया गया। इसका कारण नल कैरेक्टर का शामिल होना है। जब भी आप स्पेस देते हैं तो कैरेक्टर एरे में ये माना जाता है कि वो स्पेस नल कैरेक्टर है और यहाँ से आपका एरे खत्म होता है। इस कारण से जब भी आप स्पेस देते हैं तो उससे पहले वाले कैरेक्टर्स को स्टोर कर लिया जाता है और उसके पश्चात वाले कैरेक्टर्स को स्टोर नहीं किया जाता। इस प्रकार हम कैरेक्टर एरे का प्रयोग कर सकते हैं। कैरेक्टर एरे में आपको लूप लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। आप केवल जैसे यहाँ पे हमने स्टेटमेंट प्रयोग की है सी इन नेम, तो आप डायरेक्टली सभी कैरेक्टर्स को जो आप टाइप करते हैं इनपुट देते समय डायरेक्टली इसमें स्टोर करवा सकते हैं। अभी तक हमने जो एरे के एग्जांपल किए हैं वो 1 डायमेंशनल एरे कहलाते हैं। उनमें एलिमेंट देने के लिए एक ही ब्रैकेट अवेलेबल रहती है, परंतु हमारे पास अब जो एरे नेक्स्ट है वो 2 डायमेंशनल एरे है। यदि आप यहाँ देखें नीचे इंटीजर एरे 3 और 4, इसमें हमारे पास 2 ब्रैकेट्स रहती हैं। इनमें दोनों के द्वारा एलिमेंट्स डिफाइन किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे यदि आप देखें एरे ऑफ 3 और 4, इसका अर्थ ये है कि मेरे पास टोटल 12 एलिमेंट्स बनेंगे। अगर मैं इन दोनों को गुना कर देता हूँ 3 गुना 4, 3 इंटू 4, तो मेरे पास 12 एलिमेंट्स बन जाएंगे। परंतु ये 12 एलिमेंट्स किस प्रकार बनेंगे इसकी जानकारी भी लेना जरूरी है। हर एक पहले एलिमेंट के लिए दूसरे एलिमेंट को क्रिएट किया जाता है। इस बात को समझने के लिए हम इस चार्ट को समझते हैं। यहाँ हमने एग्जांपल लिया है, इसको समझने के लिए हम देखें रोज और कॉलम्स में बांट देते हैं दोनों इंडेक्सेस को। पहले वाला जो इंडेक्स है उसे हम रो मान रहे हैं यहाँ पे, जिसकी वैल्यू 3 है, और दूसरे वाले इंडेक्स को कॉलम माना जा रहा है जिसकी वैल्यू 4 है। अब यहाँ पे यदि इन रोज और कॉलम्स का एक इंडेक्स बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार बनेगा, रो 0, रो 1, रो 2, क्योंकि एलिमेंट 0 से शुरू होते हुए लेस देन 3 तक जाएंगे, अर्थात 2 तक जाएंगे। इसी प्रकार कॉलम में भी कॉलम 0, कॉलम 1, 2 और 3, क्योंकि लेस देन 4 एलिमेंट्स यहाँ क्रिएट होंगे 0 से शुरू होते हुए। इसका अर्थ ये हुआ कि ये हमारे पास रोज और कॉलम्स अवेलेबल हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार हमारे एलिमेंट, हमारे इंडेक्सेस क्रिएट होंगे। सबसे पहले हर एक रो के लिए हर एक कॉलम का एलिमेंट क्रिएट किया जाएगा। जैसे रो 0 के लिए कॉलम 0 का एलिमेंट क्रिएट किया जाएगा, रो 0 के लिए कॉलम 1 का एलिमेंट क्रिएट किया जाएगा, रो 0 के लिए कॉलम 2 का एलिमेंट क्रिएट किया जाएगा और इसी तरह से रो 0 के लिए कॉलम 3 का एलिमेंट क्रिएट किया जाएगा। हर एक रो के लिए ये कॉलम्स के एलिमेंट क्रिएट किए जाएंगे। इसी प्रकार जब रो 1 होगी तो उसके लिए भी यही चारों एलिमेंट्स दोबारा क्रिएट किए जाएंगे और जब रो 2 होगी तो फिर सेम कार्य किया जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि रो नंबर्स को यहाँ कॉलम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो टोटल एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। आप यदि यहाँ सेल्स में देखें तो हर एक एलिमेंट एक एड्रेस की जानकारी देता है। जैसे एरे ऑफ 0, अर्थात जिसमें पहला एलिमेंट भी 0 है और दूसरा भी 0 है, दूसरे वाला एलिमेंट हमें अलग एड्रेस की जानकारी देता है, एरे ऑफ 0 ऑफ 1, इसी तरह से एरे ऑफ 0 ऑफ 2। इस प्रकार से हम इन इंडेक्सेस को क्रिएट करके इनमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। array4.cpp के नाम से एग्जांपल हमारे पास उपलब्ध है। देखिए जब हमने 1 डायमेंशनल एरे जिसमें एक ब्रैकेट अवेलेबल थी, उसमें जब वैल्यू स्टोर करनी थी तो हमने केवल एक लूप का प्रयोग किया था, परंतु यहाँ पे हमारे पास 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स अवेलेबल हैं और इस कारण हम यहाँ पे 2 फॉर लूप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वैल्यूज को असाइन करने के लिए।
देखिए सबसे पहले आर सी टी हमने 3 वेरिएबल लिए हैं। आर रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी कॉलम को और टी टोटल को। उसके पश्चात हमने एक एरे डिक्लेयर किया है इंटीजर डेटा टाइप का, जिसमें 3 रोज और 4 कॉलम्स के साथ एलिमेंट अर्थात टोटल 12 एलिमेंट हमने बनाए हैं। रोज और कॉलम्स यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए हैं, एलिमेंट्स को इंडेक्स के अनुसार ही स्टोर किया जाएगा। उसके पश्चात ये वाला सेक्शन हमारे लिए मेन है, जिनमें हमने 2 लूप्स प्रयोग किए हैं, जिसमें हमने नेस्टेड लूप का प्रयोग किया है। जो आउटर लूप है उसमें हमने रो को लिया है 0, r इक्वल टू 0, r जब तक लेस देन 3 रहता है एग्जीक्यूट होगा ये लूप, और r को एक एक जोड़ते हुए। अंदर वाली जो लूप है इनर लूप है, उसमें कॉलम को रिप्रेजेंट किया गया है c इक्वल टू 0। c 0 है स्टार्टिंग में, c जब तक 4 तक नहीं पहुंचता या 4 तक नहीं पहुंचता तब तक ये एग्जीक्यूट होती रहेगी लूप एक एक जोड़ते हुए। c जब तक 4 से छोटा है तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होती रहेगी एक एक प्लस करते हुए c में। और यहाँ पे इनर ब्रैकेट में यदि आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास वो स्टेटमेंट्स हैं जो मैं चलाना चाहता हूँ। सबसे पहले एंटर वैल्यू, जो भी वैल्यू यूजर द्वारा इनपुट की जाएगी एक एरे इंडेक्स में स्टोर की जाएगी। एरे इंडेक्स जो है वो रो और कॉलम से मिलकर बना है। जब आपके पास रो 0 रहता है तो सभी कॉलम की वैल्यू बारी बारी से इनपुट करवाई जाती है, C0, C1, C2, C3 के लिए। इसी प्रकार से जब रो 1 हो जाती है अर्थात यहाँ इंक्रीमेंट हो जाता है आउटर लूप में, फिर से उसके लिए इनर लूप में C जो है फिर से स्टोर किया जाता है, C0, C1, C2, C3। इस प्रकार से हर R एलिमेंट के लिए बारी बारी से इनर लूप को चलाया जाता है और हर एक R के लिए बार बार C एलिमेंट्स को क्रिएट किया जाता है इनर लूप के द्वारा। जो भी एलिमेंट्स की वैल्यू दी जाती है यूजर के द्वारा उसको T के साथ जोड़ते हुए फिर से T में स्टोर कर दिया जाता है, जैसा हमने पहले भी एग्जाम्पल में देखा था, T का प्रयोग किया था। फाइनली इनर और आउटर लूप दोनों को बंद करने के पश्चात हम यहाँ टोटल प्रिंट करवा देते हैं, गेट ch और फिर से ब्रैकेट क्लोज।